जब कपल्स रेडी हों टू हैव अ बेबी, दैट्स द बेस्ट टाइम। अगर बिना प्लानिंग के कंसीव करेंगे तो शायद आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी ज़्यादा डिफिकल्ट हो। सो प्लानिंग इज़ वेरी एसेंशियल। स्पेशल अटेंशन प्रेगनेंसी में, जैसे एपिलेप्सी है, फिट्स पड़ते हैं, उनकी दवाओं की डोज चेंज हो जाती है प्रेगनेंसी में, या थायराइड की मेडिकेशन, नुस्खे जिसे हम कहते हैं, वो कर सकते हैं। हाँ, वो कर सकते हैं, नेचुरल नुस्खे कर सकते हैं अगर वो आपको हेल्प कर रहे हैं। उसमें से एक रीज़न है जहाँ स्पेशली सिटीज़ में जो गर्ल्स हैं वो नॉर्मल डिलीवरी से बहुत कतरा रही हैं। नमस्कार, वेलकम टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ हेल्थ टॉक्स विद डॉक्टर श्वेता, बिकॉज योर हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी। और इस इनिशिएटिव को लेकर हमारे साथ डॉक्टर श्वेता हैं आज। नमस्कार। सो मैम, ये क्या थॉट आया आपको कि वुमेन शुड नो अबाउट देयर हेल्थ? देखिए, विमेन्स हेल्थ हैज़ बिन अ बिट ऑफ एन इग्नोर्ड एरिया। हम ये नहीं कहेंगे कि हम लोग अवेयर नहीं हैं या विमेन हेल्थ अर्बन सिटीज़ में तो है, लेकिन अगर हम आज भी देखें, अगर इफ़ वी गो टू अ रूरल एरिया, आई थिंक विमेन हेल्थ जो है वो एक इग्नोर्ड सेक्टर है। तो व्हाट हैपेंस इज कि जब पेशेंट्स हमारी ओपीडी में आते हैं तो बहुत बार क्या होता है, शॉर्ट विजिट होती है, बहुत से सवालों के जवाब वो सुन नहीं पाते। सो व्हाट आई फेल्ट इज कि बाय दीज वीडियोस आप अपने कन्वीनियंट टाइम पे जो सवाल आप शायद अपने रिजॉल्व ही नहीं कर पाते हमारी ओपीडी में आके, वो आप आराम से इसकी जानकारी पा सकते हैं, और बहुत से सवाल होंगे जिनके आंसर्स आपको यहीं मिल जाएंगे। मैम, वैसे अगर हम बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट वुमेन, तो एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कंसीव करना, हाँ जी, लेडी का। सो नाउ इफ समबडी इज प्लानिंग फॉर अ बेबी, सो व्हाट इज द लाइक, सम ऑलरेडी किसी को हो गया है, लाइक नाउ दे आर प्रेग्नेंट, नाउ व्हेन शुड दे मेक अ फर्स्ट विजिट टू अ डॉक्टर? सो टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। एक है आप प्लानिंग कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो बहुत ज़रूरी है डैट बहुत से पेशेंट्स हैं वो सोचते हैं हम जब प्रेग्नेंट हो जाएंगे देन वी विल मेक आवर फर्स्ट विजिट टू द गायनेकोलॉजिस्ट। लेकिन आइडियल टाइम होता है कि आप प्री प्रेगनेंसी एक विजिट कर लीजिए। तो उसमें क्या होगा, एक जनरल हिस्ट्री होती है, आपका ब्लड प्रेशर चेक हो जाएगा, आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, सर्टेन एलर्जीज तो नहीं है, एंड एक बेसिक ब्लड वर्कअप हो जाएगा। वील नो योर वैक्सीनेशन स्टेटस, जैसे रुबेला वैक्सीन है, अगर आपका रुबेला टेस्ट नेगेटिव है वी कैन वैक्सीनेट यू। सो द बेस्ट विजिट इज कि आप प्री प्रेगनेंसी एक विजिट करें। अब सेकंड क्वेश्चन है कि ठीक है, आपने वो विजिट नहीं किया, नाउ यू आर प्रेग्नेंट, या विजिट किया एंड यू हैव अचीव प्रेगनेंसी। तो जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, आइडियली फर्स्ट विजिट as soon as possible होनी चाहिए, या at the maximum by 6 weeks of pregnancy हो जानी चाहिए। Why? क्योंकि उसमें सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी यूट्रस में ही है, हेल्दी है, एबनॉर्मल लोकेशन पे तो नहीं है। वी नीड टू नो कि आपको कोई सर्टेन मेडिकल डिसऑर्डर्स तो नहीं है जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं, लाइक थायराइड डिसऑर्डर्स आर कॉमन, या डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, या एनी स्पेसिफिक मेडिकल डिसऑर्डर विच नीड्स स्पेशल अटेंशन प्रेगनेंसी में, जैसे एपिलेप्सी है, फिट्स पड़ते हैं, उनकी दवाओं की डोज चेंज हो जाती है प्रेगनेंसी में, या थायराइड की मेडिकेशन है। देन वी ऑल्सो नीड टू नो सर्टेन फिटनेस, एंड वी नीड टू गिव यू वाइटामिन्स लाइक फॉलिक एसिड। बहुत ज़रूरी है कि आप अर्ली प्रेगनेंसी में जो रिकमेंडेड दवाएं हैं वो लें। सो एज सुन एज पॉसिबल, या एटलीस्ट बाई 6 वीक्स, दैट मीन्स जैसे ही आपने पीरियड्स मिस किए आप 2 हफ्ते के अंदर फर्स्ट विजिट करिए। दैट इज 2 वीक्स के अंदर फर्स्ट विजिट करना है। यस, इट्स नेसेसरी। सो मैम, अभी नाउ दे हैव कंसीव्ड, राइट? सेकंड क्वेश्चन कम्स टू अ वुमेन्स माइंड कि अब मेरी लाइफ जो 9 महीने है ना वो एबनॉर्मल होने वाली है। ये कंसेप्ट लोग दिमाग में लेके चलते हैं कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगी, मैं नॉर्मल लाइफ लीड नहीं कर पाऊंगी, सर्टेन काइंड ऑफ फूड होंगे जो मुझे अवॉइड करने होंगे। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दीज थिंग्स मैम? सो देखिए, प्रेगनेंसी नंबर 1 एक हैप्पी मोमेंट है जी। एक तो आप प्लान्ड प्रेगनेंसी करें। जब कपल्स रेडी हों टू हैव अ बेबी, दैट्स द बेस्ट टाइम। अगर बिना प्लानिंग के कंसीव करेंगे तो शायद आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो। सो प्लानिंग इज़ वेरी एसेंशियल, आप उसको ज़्यादा एंजॉय करेंगे। कुछ पेशेंट्स को प्रेगनेंसी में ऑल्टर्ड सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, कुछ लोगों को फर्स्ट 3 मंथ्स में होते हैं, माइल्ड होते हैं, टॉलरेबल होते हैं। सो आई थिंक नाउ क्या डूज हैं और क्या डोंट्स हैं।
जैसे हेल्दी फूड वो हमेशा एक डू है. आई वुड सजेस्ट कि एक न्यूट्रिशनिस्ट से आप मिलें सो दैट आपके बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी डाइट बनाई जाए. नाउ लाइक फॉर एग्जांपल एक मेरी पेशेंट को बोला बहुत हाई प्रोटीन डाइट. अब शी इज़ ऑलरेडी वेरी ओवरवेट. अनफॉर्चुनेटली विद द डाइट शी वॉज टेकिंग उसमें उनका वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा था. सो वी डोंट इवन वांट दैट. या कोई बहुत अंडर वेट है तो उनको थोड़ा कैलोरी रिच डाइट बताई जाएगी. बट ये भी हो सकता है कि अर्ली प्रेगनेंसी में सिम्टम्स इतने ज़्यादा हों कि आप अपने आप को ज़्यादा स्टफ़ नहीं कर सकते खाने के लिए. सो ठीक है, यू कैन गो स्लो. आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है. फर्स्ट 3 मंथ्स में बहुत कम वेट गेन होता है, यूजुअली 1 kg या उससे ज़्यादा नहीं होता. Now coming to exercise, I think it's very important. आप नॉर्मल एक्सरसाइजेज जैसे वॉकिंग कर सकते हैं. वेरी गुड एक्सरसाइज इज योगा जो प्रेगनेंसी में आपको अलाउड है. इवन स्विमिंग कर सकते हैं स्विमिंग. ओनली एक हल्का सा वेजाइनल इन्फेक्शन का रिस्क होता है, बट क्लीन प्लेसेस आप बिल्कुल स्विमिंग कर सकते हैं, क्योंकि स्विमिंग में क्या होता है आपका वेट कम हो जाता है ना, वेटलेसनेस. सो इसलिए इवन टिल एडवांस प्रेगनेंसी यू कैन एक्चुअली डू स्विमिंग. तो मैम कई बार ये मिथ होता है लोगों को, लाइक अगर एज यू मेंशन कि अगर हम इंटीरियर्स में जाएं तो लोगों को लगता है एक्सरसाइज करना और ये सब चीज़ें एब्सोल्युटली नो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. नहीं, एब्सोल्युटली नो नहीं है. कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हम बहुत विगरस एक्सरसाइज नहीं बताएंगे या थोड़ा रेस्ट बताएंगे. जैसे आपको अर्ली प्रेगनेंसी से ही ब्लीडिंग हो रही है, या प्लेसेंटा बहुत लो लाइंग है, या बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई है, जो आपको इनिबिट करता है कि आप विगरस एक्सरसाइजेस ना करें. नाउ इन प्रेगनेंसी हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस शुड नॉट बी डन. जैसे हम टेनिस खेलना चाह रहे हैं या फुटबॉल खेलना चाह रहे हैं तो वो नहीं होगा. बट येस, माइल्डर एक्सरसाइजेस या माइल्ड ट्रेडमिल ऑन अ फ्लैट सरफेस या स्टैटिक साइकिल, वो सब आप कर सकते हैं. आई थिंक वॉकिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस. प्राणायाम करें, योगा करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, दे विल हेल्प यू. एंड गेटिंग गुड स्लीप. So 8 hours of sleep and some rest in the afternoon, वो बहुत ज़रूरी है कि आप एक प्रॉपरली टाइम पे खाना खाएं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जब आपका डिनर हो जाता है रात का खाना, तो उसके बाद 3 घंटे का गैप होना चाहिए बिफोर यू स्लीप. एंड अगर अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स हो रहे हैं तो ठीक है, दवाएं तो हम देंगे ही, लेकिन आप अपने लेवल पे छोटे छोटे मील्स, फ्रीक्वेंट मील्स, सॉलिड खाना, जैसे आपने रस खा लिया या हम बोलते हैं मुरमुरे खा लिए, थिंग्स लाइक दैट आप खा सकते हैं. जिंजर वो ले सकते हैं, लेमन ले सकते हैं. तो इस प्रकार के नेचुरल जो नुस्खे जिसे हम कहते हैं वो कर सकते हैं. हाँ, वो कर सकते हैं, नेचुरल नुस्खे कर सकते हैं अगर वो आपको हेल्प कर रहे हैं. डिनर लाइट करिए और 2 से 3 घंटे का गैप दीजिए बिफोर स्लीपिंग. अब देखिए, एक्सरसाइज का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि आपकी जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं जो प्रिपेयर कर रही हैं फॉर नॉर्मल डिलीवरी, वो ट्यून्ड होंगी, वो ज़्यादा प्राइम्ड होंगी. सो जो लेडीज़ एक्सरसाइज करती हैं और जो कंट्रोल्ड एक्सरसाइज करती हैं, अंडर सुपरविजन करती हैं, प्रिपेयर्ड होती हैं, वो ज़्यादा अच्छे ढंग से नॉर्मल डिलीवरी से गुजर पाएंगी. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हेल्दी. आप पूरे 9 महीने कोई एक्सरसाइज ना करें, आपको लगे अरे हम घर पे तो चलते ही हैं, घर पे तो हम काम करते ही हैं, हम घर पे खाना बना रहे हैं या कपड़े फोल्ड कर रहे हैं, तो हमारा तो 20 चक्कर ऐसे ही घर पे लग जाता है. बट वो कंट्रोल्ड एक्सरसाइज नहीं है. तो एक नियमित रूप से अंडर सुपरविजन एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है. और लास्ट दिनों में पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर नॉर्मल डिलीवरी. मैम एज अ डॉक्टर इफ आई टॉक अबाउट इट, बिकॉज आपने डिलीवरी की बात करी, तो सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी, बिकॉज अब तो चॉइस होने लगी है लोगों के पास एंड पीपल प्रेफर टू गो फॉर सिजेरियन नॉट टू बेयर द पेन. आप क्या सजेस्ट करेंगी लोगों को? मुझे लगता है, देखिए, मोस्ट फिजियोलॉजिकल तो नॉर्मल डिलीवरी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. अ वुमन इज़ मेड फॉर नॉर्मल डिलीवरी. डेफिनेटली सिजेरियन के इंसिडेंस बढ़ गया है, ना ही प्राइवेट सेक्टर में बट इवन इन गवर्नमेंट सेक्टर में. बहुत नहीं, इट्स नॉट ओनली दैट.
बहुत सारे प्रीटर्म बच्चे हैं रेफरल हॉस्पिटल्स में हैं या उनको मल्टीपल मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, या बहुत जगह दिखता है कि आईवीएफ की प्रेगनेंसीज हैं जहाँ ट्विन्स हैं, तो मल्टीपल प्रेगनेंसीज में तो बहुत सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से, उसमें से एक रीज़न है जहाँ स्पेशली सिटीज़ में जो गर्ल्स हैं वो नॉर्मल डिलीवरी से बहुत कतरा रही हैं। बट आई डोंट थिंक ये एक इशू होना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी फिजियोलॉजिकल है, बट हाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ सिजेरियन भी करना इट्स इम्पॉर्टेंट। मैम जैसे अभी प्रेगनेंसी की बात करिए, लोगों ने लाइक कंसीव, दे केम टू अ डॉक्टर, व्हाट इज द राइट टाइम फॉर द स्कैन्स मैम? ओके, सो अगर हम एक नॉर्मल प्रेगनेंसी लें, नेचुरली कंसीव किए, तो एक फर्स्ट स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डेटिंग स्कैन कहलाता है। उससे हम ये भी आइडेंटिफाई करते हैं कि आपकी एग्जैक्ट डेट ऑफ डिलीवरी क्या है, आपकी लोकेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है। अर्ली स्कैन्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये 2 एस्पेक्ट्स पता चलते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि हर 3 महीने में एक स्कैन होना चाहिए, जिसमें एक 3rd मंथ का स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ कॉल्ड, जो हम 12 हफ्ते की प्रेगनेंसी पे कराते हैं। वो फर्स्ट एक जेनेटिक स्क्रीनिंग टेस्ट है कि बच्चे को कोई सस्पेक्टेड डाउन सिंड्रोम जो आप सुनते हैं वो तो नहीं है। इट इज़ कॉल्ड NT-NB स्कैन, जिसमें हम कुछ पैरामीटर्स देखते हैं बच्चे के। उसके बाद एक 5th मंथ पे जिसको हम एनॉमली स्कैन कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, जिसमें देखते हैं कि बच्चे को कोई शारीरिक फिजिकल डिफेक्ट्स तो नहीं है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर मैं कहूँ प्रेगनेंसी में लगभग 4 to 5 स्कैन्स बिकम एसेंशियल। मैम सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दीज स्कैन्स, अगर हम बात करते हैं, अभी कहता हमने करी नॉर्मल प्रेगनेंसी के बाद, इफ इट इज अ IVF प्रेगनेंसी, व्हाई डू वी एक्सपेक्ट कि नंबर ऑफ स्कैन्स बढ़ जाएंगे? So that's not the right explanation, because I would say कि अगर आपकी सिंगलटन प्रेगनेंसी है, चाहे वो IVF हो या नॉन IVF हो, आपके नंबर ऑफ स्कैन सेम रहेंगे। This is a myth? It's a myth. Okay. Unless अगर किसी भी प्रेगनेंसी में सपोज बच्चे की ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड है, बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा ग्रो कर रहा है, या उसका फ्लूइड ज़्यादा हो गया है, या उसके कोई ब्लड फ्लोज में डिफेक्ट है, देन इन दैट रीज़न या उसके लिए अल्ट्रासाउंड्स डेफिनेटली ज़्यादा होंगे। मैम जैसे कि हमने बात करी स्कैन्स के बारे में, एक बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है जेनेटिक टेस्टिंग। मतलब इसको सुन के ना एक थोड़ा सा फियर टाइप भी होता है, या कंपल्सरी चीज़ है, क्या है ये जानना चाहते हैं सब लोग। तो देखिए ऐसा है, अगर हम 25-30 साल पहले जाएं तो तब अल्ट्रासाउंड्स भी नहीं होते थे ज़्यादा, या 30 साल पहले, या कोई स्क्रीनिंग नहीं होती थी। बट आज के ज़माने में प्रेगनेंसी इज़ ट्रीटेड एज अ स्पेशल केस, जिसमें हर प्रेगनेंसी इम्पॉर्टेंट है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को कुछ स्पेसिफिक जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, जब बहुत सारे जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं तो अर्ली मिसकैरेज हो जाता है, अपने आप ही अबॉर्शन हो जाता है। लेकिन कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं, जैसे हम सुनते हैं डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाओ, ऐसे बहुत सारे सिंड्रोम्स हैं जिसमें बच्चे अबॉर्ट नहीं होते, वो उनका जन्म हो जाता है, एंड दे आर कंजेनाइटली अफेक्टेड, मेंटली रिटार्डेड भी होते हैं, उनको काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। तो हमारे पास वो स्क्रीनिंग मेथड्स हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जेनेटिक टेस्टिंग नहीं है, ये जेनेटिक स्क्रीनिंग है, जो इररिस्पेक्टिव ऑफ एज या मोड ऑफ कंसेप्शन, चाहे आप नेचुरली प्रेग्नेंट हों या आप किसी ART टेक्निक से हुए हों, वो सब पेशेंट्स को ऑफर होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था 3rd मंथ में एक अल्ट्रासाउंड, एंड उसके साथ हम लोग नॉर्मली अगर 35 ईयर्स से कम है एज, तो हम डुअल मार्कर जिसे कहते हैं, डबल मार्कर टेस्टिंग, वो ऑफर करते हैं। इट्स अ वेरी गुड टेस्ट। अगर एडवांस्ड एज है तो हम एक बेटर स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसे हम नॉन इन्वेजिव स्क्रीनिंग कहते हैं, NIPT, या उसके अलग अलग नाम है, NIPS, वो ऑफर करते हैं। अगर इनमें कोई डिफेक्ट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे रिस्क आया, बिकॉज हैं तो स्क्रीनिंग टेस्ट, तब जाके डायरेक्ट जेनेटिक टेस्टिंग होती है, लाइक एमनियोसेंटेसिस, या किसी पेशेंट में हमें पता है कि उनकी कोई जेनेटिक डिफेक्ट है या कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है फैमिली में, हमें ढूंढना है कि बच्चा अफेक्टेड है कि नहीं, तो हम अर्ली प्रेगनेंसी में कोरियन विलस सैम्पलिंग, जिसे हम CVS कहते हैं, वो करते हैं। तो स्क्रीनिंग अलग है और डायरेक्ट जेनेटिक टेस्टिंग के इंडिकेशंस अलग हैं, और वो बहुत कम पेशेंट्स को ज़रूरत है। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है मैम कि लाइक पेरेंट्स में कभी कोई जेनेटिक डिफेक्ट ना रहा हो, ना उनके
फोर फादर्स में, बट कमिंग जनरेशन का जो बच्चा हो उसमें हो। हाँ, हो सकता है। बहुत सी जनरेशन्स हैं जिसमें कुछ जनरेशन में वो एक्सप्रेस नहीं होगा, स्पेशली अगर वो रेसेसिव डिसऑर्डर्स हैं। जी। और कभी कभी क्या होता है, अगर आपका पार्टनर अफेक्टेड नहीं है और आपका एक रेसेसिव डिसऑर्डर है, मींस माइल्डर डिसऑर्डर है, तो वो कभी बच्चे में एक्सप्रेस ही नहीं होगा। लेकिन अगर बाई चांस आपका पार्टनर भी निकला जिनमें वो सेम कैरियर हैं उस डिफेक्ट के, तो बच्चा फिर एक्सप्रेस कर सकता है। हो सकता है जैसे थैलेसीमिया कैरियर, अगर दोनों पार्टनर कैरियर हैं तो बच्चा इफेक्टेड हो सकता है। तो ऐसे बहुत से डिसऑर्डर्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ देम, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड। मतलब कहीं ना कहीं डिफेक्ट है फैमिली में, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। ओके, दैट वेज। या सो मैम, ये तो हमने जेनेटिक टेस्टिंग की बात करी। अब माय ऑल स्कैन्स आर नॉर्मल, राइट? तो हमें लगता है कि नाउ एवरीथिंग इज गोइंग नॉर्मल, नाउ आई कैन रोम अराउंड एनीवेयर एंड एवरीवेयर, आई कैन गो ऑन एक्सकर्जन ऑल्सो, माउंटेन्स पे भी जा सकते हैं, सब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैं जनरली ये एडवाइस देती हूँ कि एसेंशियल ट्रैवल्स जो बहुत ज़रूरी हैं वो करें। अब जैसे फैमिली में बहुत बार वेडिंग्स आती हैं, मेरे रियल ब्रदर की वेडिंग है, बिल्कुल एंजॉय करिए, थोड़ा लिमिट में रहिए, अपना फुटवेयर सही रखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रैवल को मैं कहती हूँ एग्जॉटिक डेस्टिनेशंस पे मत जाएं जहाँ मेडिकल केयर ही नहीं है, कि आप शिमला के भी आगे किसी एग्जॉटिक फॉरेस्ट पे चले गए या बहुत हिली एरिया पे चले गए। तो आई वुड सजेस्ट, अगर ब्रेक्स लेने हैं नेचुरली आप लेंगे, तो आप क्लोजर जगहों पे जाएं, इजी ट्रैवल पे जाएं, जहाँ जल्दी पहुँच सकें वहाँ जाएं। बहुत एग्जॉटिक डेस्टिनेशंस आफ्टर डिलीवरी रखें। So, but traveling is not restricted. सिटी में ट्रैवल इज अलाउड, ड्राइविंग इज ऑल्सो अलाउड, अनलेस आपके कोई ऐसे मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं जहां आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको मना किया है। एग्जैक्टली। सो ये सब चीज़ें हम प्लान कर सकते हैं। इवन इफ वी आर प्लानिंग फॉर अ टूर समवेयर, वी कैन आस्क आवर डॉक्टर ऑल्सो कि ये जगह इतनी दूर है, शैल वी गो और नॉट गो? Yes, in fact, I always tell my patients कि जितनी बॉडी अलाउ करे आप वर्क करें। So even up to 36-37 weeks of pregnancy आप आराम से अपना जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं, provided your body is allowing you to do. मैम, से अभी थोड़ी देर पहले हमने स्कैन्स की बात कर रही थी, अल्ट्रासाउंड्स की बात कर रही थी। कई बार दिमाग में आता है कि नंबर ऑफ अल्ट्रासाउंड्स अगर बढ़ रहे हैं, दैट विल इफेक्ट माय बेबी। क्या ऐसा कुछ होता है? नहीं। सो दीज अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती हैं वो फेयरली सेफ वेव्स हैं, एंड अगर आपके सपोज 2 या 3 एक्स्ट्रा अल्ट्रासाउंड्स हो भी रहे हैं फॉर एनी मेडिकल रीजन, तो वो आपके बच्चे को हार्म नहीं कर रहे हैं, प्लीज बी एश्योर्ड। बिकॉज कई फैमिलीज में देखा जाता है अगर नंबर ऑफ अल्ट्रासाउंड बढ़ गए तो उनके दिमाग में आने लग जाता है कि नहीं, ये तो बच्चे के लिए सेफ नहीं है, इतनी बार क्यों जाना है? क्योंकि क्या होता है, क्लिनिकल स्क्रीनिंग में हम सिर्फ एक फीटल हार्ट देख सकते हैं, लेकिन बच्चे की ब्रेन हेल्थ या बच्चे के ब्लड फ्लो सही जा रहा है, एंड टू समटाइम्स डिफाइन कि क्या हमें प्रेगनेंसी अब डिलीवरी करा लेनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो सिर्फ अल्ट्रासाउंड ही बताता है। मैम, जो हम ये ईडीडी कहते हैं, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, सो ये क्या एग्जैक्ट होती है या इससे ऊपर नीचे जा सकता है टाइम पीरियड? नहीं। तो ईडीडी जो है ना वो आपके डेट ऑफ कंसेप्शन पे है। अब कुछ महिलाएं हैं जिनके पीरियड्स लेट हैं, तो वो मे बी अपने राइट टाइम पे कंसीव ही नहीं की, एंड वो कंसीव की मे बी 1 वीक और 2 वीक्स लेटर। तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसका राइट डेट कैलकुलेट करते हैं, एंड इसीलिए अर्ली अल्ट्रासाउंड्स बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि अर्ली अल्ट्रासाउंड से हम लोग ये कैलकुलेट कर पाते हैं कि आपकी राइट डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी। सो आइडियली हम डिलीवरी की अगर हम बात करते हैं तो डिलीवरी का राइट पीरियड क्या होता है? कितने वीक्स के बाद डिलीवरी प्लान कर लेनी चाहिए? सो देखिए, अगर नेचुरल कंसीव्ड पेशेंट्स हैं तो वो 40 हफ्ते तक भी वेट कर सकते हैं। इनफैक्ट फॉरेन कंट्रीज में तो वो 41 पे भी जाते हैं। हम लोगों में इतना आई वुड से प्राइवेट प्रैक्टिस में नहीं होता कि हम जनरली 40 वीक्स क्रॉस करें, बट एक सेफ पीरियड होता है बिटवीन 38 to 40 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। 38 वीक्स टू 40 वीक्स, यस, क्योंकि उसमें बच्चा मैच्योर होता है। आइडियली 39 वीक्स प्लस। कई बार मैम हम देखते हैं कि लाइक मदर इज देयर, उसको इंजेक्शंस दिए जाते हैं ऑर्गन डेवलपमेंट के बच्चों को, वो कौन से केसेस में देते हैं हम?
कि लंग्स अच्छे से डेवलप हो जाए? अच्छा नहीं, सो डेवलपमेंट के लिए नहीं दे रहे, Development ही नहीं है। नहीं दे रहे। पहले तो वही समझिए, पहले हम लोग स्टीरॉयड इंजेक्शंस देते थे कि अगर प्रीटर्म डिलीवरी एक्सपेक्टेड जी। है तो बच्चे का कंपैरेटिवली लंग मैच्योर होगा, लेकिन स्टीरॉयड्स के भी अपने नेगेटिव इफेक्ट हैं। तो अब हम स्टीरॉयड सिर्फ उन मदर्स को देते हैं अगर हमें लग रहा है कि प्रीटर्म डिलीवरी विद इन 1 वीक होने वाली है, तब हम स्टीरॉइड्स देंगे। वो भी 35 वीक्स के बाद या 36 वीक्स के बाद हम नहीं देते। So, इससे कुछ इल इफेक्ट्स होते हैं मैम? उसमें बच्चे के न्यूरो डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए बहुत कोई भी मेडिसिन दें बहुत सोच समझ के दें। सो जनरली हम देखते हैं पेरेंट्स लाइक मदर्स को अवॉइड, वैसे तो अवॉइडेड होती हैं मेडिसिन, बट नॉर्मल सर दर्द की दवा या पेन किलर्स वो खुद खा लेती हैं, तो इसको कितना अवॉइड करना चाहिए मैम? या सो और क्या इफेक्ट दे सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट? यस, तो देखिए ऐसा है कि कोई भी मेडिसिन प्रेगनेंसी में ना कैटेगरी ए, दैट मीन्स 100% सेफ नहीं होती, बट फेयरली सेफ हैं। तो जो कैटेगरी बी ड्रग्स हैं, जैसे कि जिसमें पैरासिटामोल आता है, तो अगर माइल्ड हेडेक है या फीवर हो गया तो यस आप वो ले सकते हैं, या एसिडिटी हो गई तो हम कुछ एंटी एसिडिटी की दवाएं देते हैं वो ले सकते हैं, या कोई वॉमिटिंग हो गई तो बेसिक मेडिसिन। बट आई वुड ऑलवेज से कि हमेशा सुपरविजन में लें, विद द प्रिस्क्रिप्शन लें, और अगर कोई भी सिम्टम्स 1 या 2 दिन से ज़्यादा रहें तो फॉर श्योर आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट या फिजिशियन के पास जाना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हमेशा इमरजेंसी इज़ ओपन 24 आवर्स इन द हॉस्पिटल्स, तो उसमें आपको हेजिटेट नहीं करना। लेबर रूम खुला होता है तो आप आराम से वहाँ पे जाएं। क्योंकि मैम यू आर ऑल्सो रनिंग आउट ऑफ टाइम टू रैप अप दिस कॉन्वर्सेशन ऑफ आवर्स। एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत लोगों का होता है कि डिलीवरी बैग में क्या क्या रखना है? सो आई वुड से दैट एट गंगाराम हॉस्पिटल बहुत ह्यूज रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। मदर कैन गेट देयर नर्सिंग क्लोथ्स, बट वो भी हॉस्पिटल्स में आजकल मिलते हैं। सो बेसिकली यू आर मोर और लेस catered to, maybe you can get some feeding innerwear. You can, baby का ज़्यादा है, that make a small bag for baby's clothes, mittens or blanket. Feeding, I would say mother should exclusively be on, baby should be on mother's feed. So then there can be some diapers, wet wipes. तो baby का बैग आप ध्यान से बनाएं and make couple of pairs of these clothes. आइडियल कंडीशन में कितने दिन मदर को हॉस्पिटल में रहना पड़ता है आफ्टर डिलीवरी मैम? सो अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो वो 48 आवर्स में डिस्चार्ज हो जाती हैं। एंड कभी कभी हम जैसे ही 24 आवर्स कंप्लीट होता है, एंड इवन आफ्टर सिजेरियन एनीवेयर बिटवीन 2nd to 3rd डे वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। या and after that they must keep on paying visit to doctors from time to time for their... So normally the first visit happens about a week or 10 days after delivery, उसके बाद 1 महीने बाद, and then if everything is good then they need not come to us unless कोई problem है। जी, so this is your takeaway message for them ma'am? Yeah, my takeaway message is enjoy pregnancy as much as possible. हम हैं, अगर कोई symptoms हैं आपके, please feel very free, क्योंकि maybe एक short video half an hour का is not enough to answer all your questions. तो हम फिर वापस आ सकते हैं with another video. Next time I think we can discuss gynecological issues जैसे fibroids, endometriosis, cyst. So उन पे हम we will get into the depth.